So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. अद्भुत, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हो. आज तुम्हें इतने करीब देखकर खुद के मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता. तुम सच में मेरे पास हो, सच में. तुम्हें नहीं पता, उन अंधेरे कमरों में मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा. वो अंधेरा जब मुझे काटता था तो मुझे तुम्हारी शक्ल याद आती थी. तुम भी वहीं बंद थे जहां मैं था. पर फिर भी हम दोनों से बहुत दूर थे. तुम मुझसे बहुत दूर थे. मैं जानता था मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, इसीलिए मैंने कोशिश की खुद को काबिल बनाने की. और आज मैंने खुद को काबिल बना लिया. विंग नहीं, ये नाम तुम पर सूट नहीं करता. तुम तो हीलिंग पैट्रियार्क हो, द किंग ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन. और मैं हूँ तुम्हारा एक डिसाइबल. पर नहीं, ये तो तब तक था जब तक कि मैंने अपनी शक्तियों पर काबू नहीं पा लिया. एक बार जब मैंने अपनी शक्तियों पर अपना काबू कर लिया, अब मैं भी तुम्हारे काबिल हूँ, तुम्हारे काबिल. और तुम और मैं मिलकर उस नर्क की शक्तियों को बाहर लेकर आएंगे. हम सबका राज होगा, हम सबका. उठो, आंखें खोलो और देखो मुझे, देखो अपने अल्फा को जिसके साथ तुम हुकूमत करने वाले हो. विंग का शरीर वहीं उस ठंडे से फर्श पर पड़ा हुआ था. वो बेसुध था, उसे कोई होश नहीं था. पर उसके सामने वाला जो शख्स था वो धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था. उसके हाथ विंग के उस शरीर को छूने के लिए जैसे ही बढ़े, विंग के शरीर से एक ऐसी किरण बाहर आई जिसने उस शख्स को 2 फीट दूर कर दिया. उस शख्स ने लगभग हैरानी से विंग की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या था? तो तुम हो. ये कहते हुए उसने विंग के उस बड़ी हुई बैली की तरफ देखा जहां से वो वाइट लाइट एमिट हो रही थी, जिसने विंग की पूरी बॉडी को कवर कर लिया था. उस शख्स ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, तो तुम हांगवांग जुंग का अंश मेरे ओमेगा के शरीर में, मुझे ही मेरे ओमेगा को छूने नहीं दोगे? कोई बात नहीं, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा बहुत जल्द. तुम इस दुनिया में आने वाले हो ना, चिंता मत करो. जब तक तुम इस दुनिया में आओगे तब तक मैं तुम्हारे बाप का और तुम्हारा दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा. बस इंतजार करो, इंतजार. कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे ओमेगा को मुझे छूने नहीं दे रहे ना, बहुत जल्द मैं इसे छूऊंगा भी और इसे अपना बनाऊंगा, अपना. सिर्फ इंतजार करो, इंतजार. ये कहते हुए वो शख्स अपने पैर पटकता हुआ वहां से जा चुका था, पीछे विंग को छोड़कर, जिसका शरीर उस वाइट लाइट से कवर था. उसका बेबी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था. वो अनबॉर्न अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता था. लगभग 3 घंटे बाद विंग का शरीर उस ठंडे से फर्श पर अब हल्की हल्की हरकत कर रहा था. उसके शरीर में असहनीय दर्द था, पर उसकी आंखें, उसकी वो बंद आंखें अब खुलने के लिए तैयार थीं. जैसे ही विंग ने खुद को हिलाने की कोशिश की या खुद को उठाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ और पांव दोनों बांधे हुए हैं, वो भी किसी सख्त चीज़ से, ऐसी चीज़ से जिससे उसके जिस्म पर अच्छे खासे घाव हो सके. और ये घाव उसे महसूस हो रहे थे. विंग ने अपनी आंखों को हल्के से खोलते हुए सामने के नज़ारे को जैसे महसूस करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की आखिरकार वो है कहाँ. पर आंखें जब खुली तो सामने सिर्फ अंधेरा था, काली दीवारें जो उसकी तरफ खाने के लिए दौड़ रही थी. विंग की आंखों पर एक अजीब सा साया था, उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ पाँव में दर्द, बहुत तेज दर्द, जैसे कोई हजारों सुइयां उसे चुभा रहा हो. विंग ने जब अपने हाथों को देखा तो उसमें सलाखें पड़ी हुई थी, लोहे की मोटी मोटी सलाखें. पाँव में बेड़ियां थी और सामने लोहे का एक पिंजरे जैसा, जिसमें से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था. विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इस जगह पर आ कहाँ गया. ये उसका गुस्सू नहीं है, ये उसकी जिंगशी नहीं है. और आखिरकार लैंशसुई वो कहाँ गया? वो तो उसी के साथ था ना. विंग का शरीर कांप रहा था क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ था, प्यासा था, पर वो यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था. विंग ने अपने हाथों को हिलाकर खोलने की कोशिश की, अपने पैरों से उस सलाखों को, उस बेड़ियों को निकालने की कोशिश की. उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ, कौन है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खोलो, मुझे बाहर जाने दो. आखिरकार तुमसे चाहते कौन हो तुम? पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था. विंग बहुत देर तक चिल्लाता रहा पर सामने से कोई जवाब नहीं आया. उसने चीख कर कहा,
कौन है यहाँ? सामने आओ, मुझे पता है कि तुम वहीं हो, उन अंधेरों में देख रहे हो मुझे, मैं महसूस कर सकता हूँ। सामने आओ डरपोक इंसान, आखिरकार तुम चाहते क्या हो मुझसे? जैसे ही विंग ने ये बात कही, उस अंधेरे में छुपा हुआ वो शख्स एक एक कर विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग महसूस कर सकता था उस कदमों की आहट को। बेशक वहाँ कितना भी अंधेरा हो, पर एक अल्फा की स्ट्रॉन्ग सेंट विंग महसूस कर सकता था। और कुछ ही पल में वो शख्स विंग के सामने आ गया था। और जब विंग ने उसका चेहरा देखा तो विंग का चेहरा और ज़्यादा सख्त हो गया, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि शू यांग था। शू यांग ने अपनी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ ग्रैंड मास्टर वे, आपको नहीं लगता कि आपको अभी इतना चिल्लाना नहीं चाहिए? आपके और आपके इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। विंग ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुमने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? छोड़ो मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। शू यांग ने कहा, ऐसे कैसे मास्टर? मैंने इतनी मुश्किल से तो आपको यहाँ लाने की जहमत उठाई है, और अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत पर खुद ही पानी फेर दूँ? आखिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की? मैं आपको यहाँ लाना चाहता था ना, इसीलिए। विंग ने कहा, अगर तुमने इतनी मेहनत कर ही ली है तो मुझे बता भी दो कि आखिर तुम मुझे यहाँ लाए क्यों हो? शू यांग ने कहा, ये पूछा ना आपने काम का सवाल। दरअसल मैं नहीं, मेरे मास्टर आपको चाहते हैं। विंग ने कहा, तुम्हारे मास्टर? शू यांग ने कहा, हाँ मेरे मास्टर, और बहुत जल्द वो आपके मास्टर भी बन जाएंगे। विंग ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। शू यांग ने कहा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, वो तुम्हारे अल्फा बनेंगे, तुम्हारे अल्फा। विंग ने कहा, मेरा सिर्फ एक अल्फा है और जिसका नाम हांग वांगचुन है, उसके अलावा ये विंग किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। और तुम्हारा मास्टर आखिरकार है कौन? क्या वो इतना बदसूरत है जो इस अंधेरों में छुप कर बैठा है? उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अगर मुझे अपना चेहरा दिखा सके, जो तुम जैसे इंसान को मुझे पकड़ने के लिए उससे भेजा? शू यांग ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है अपने अल्फा को देखने के लिए? बस कुछ समय और रुक जाओ। और बात रही तुम्हारे अल्फा की, तो वो तो बहुत जल्द ही अपनी अंतिम सांसों को गिन रहा होगा। देखना चाहते हो? विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? शू यांग ने कहा, मेरा मतलब बहुत साफ है। देखो यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। ये कहते हुए शू यांग ने तुरंत एक जादू किया और वहाँ पर एक पोर्टल जैसा खुल गया था। उस पोर्टल से साफ जंग का मैदान दिखाई दे रहा था। जैसे ही विंग ने उस जंग के मैदान को देखा, उसका पूरा शरीर कांप गया, वो ठंडा पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत भयावह था। शू यांग ने कहा, मास्टर वे, देखिए यहीं कहीं होंगे भीड़ में आपके हांग वांगचुन, और बहुत जल्द इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, रेत बन जाएंगे, रेत। हमने सबको मार डाला, सबको, और अब बारी है तुम्हारे हांग वांगचुन की। उसकी लाश मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा, खुद। विंग ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। शू यांग ने कहा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब तुम इस नज़ारे को देखते रहो, क्योंकि अब ऐसा ही होने वाला है। ये कहते हुए शू यांग उस पोर्टल को वहीं छोड़कर वहां से जा चुका था, और विंग उस नज़ारे को देखकर वहीं जमीन पर बैठ गया। बैटलफील्ड, ये बैटलफील्ड अब सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं रही थी, ये जंग का मैदान खूंखार हो गया था, खून का प्यासा हो गया था। हर तरफ एक धुआं फैला हुआ था, और ये धुआं सभी को अपने काबू में कर रहा था, सबके दिमागों के साथ खेल रहा था। चाहे वो लैन शिचैन हो, जियांग चैन हो, लैन कुरैन हो, या फिर नीमिंगजे हो, या कोई भी शख्स हो, हर शख्स अब हैरान परेशान हो चुका था। सबकी ताकतें उनके शरीर से जैसे चूस ली गई थी। हर इंसान सिर्फ अपने घुटनों पर आने के लिए काबिल रह गया था। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी, जंग खत्म हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लोग प्रहार कर रहे थे, उतनी ही ताकत के साथ सामने वाला शख्स उनके ऊपर प्रहार कर रहा था, और उनकी ताकतों को जैसे उनके अंदर से खींच रहा हो। पर सभी की निगाहें तो उस आसमान में चलते हुए युद्ध के ऊपर थी, क्योंकि वो युद्ध तो उससे भी ज़्यादा विकराल था। हांग वांगचुन इस वक्त उस शक्ति के साथ लड़ रहे थे, वो शक्ति थी जो पूरी तरीके से अपना रूप ले चुकी थी। उसकी आंखें खूंखार थीं, उसकी आंखों में सिर्फ जंग की प्यास थी, खून की प्यास थी, कोई रहम नहीं था, कोई भी रहम नहीं था। वांगची अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि इस शख्स के करीब पहुंच सके, अपनी बिचन से उसके गले को काट सके, अपने उस ड्रैगन फैंग से उसको चीर सके, फाड़ सके, आखिर इस जंग को खत्म कर सके और वहाँ लौट सके जहाँ उसका प्यार है। उसकी ताकत अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि ये आयरन का जो जादू था वो पूरी तरीके से उस मैदान पर काबू कर चुका था। अचानक से उस मैदान में एक हमला हुआ और एक नीली रोशनी उस मैदान में चमचमा गई। जैसे ही लैन शिचैन ने उस रोशनी की तरफ देखा, उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उन्होंने चीखते हुए कहा, वांगजी अपने पीछे देखो। और इससे पहले कि वांगजी अपने पीछे देख पाता, एक तीर जाके सीधा उसकी चेस्ट में लग चुका था। जैसे ही वो तीर उसकी चेस्ट में लगा, वांगजी को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। देखते ही देखते चारों दिशाओं से तीरों की बारिश होने लगी, और लगभग 5 से 6 तीर आकर सीधे लान वांगजी के डिफरेंट स्पॉट्स पर लग चुके थे, और वांगजी का पूरा शरीर लगभग पैरालाइज हो गया। उसकी आंखों के सामने धुआं छाने लगा, उसकी आंखों के सामने ऐसी तस्वीर आने लगी जिस तस्वीर को देखना नहीं चाहता था। सामने खड़ी हुई शक्ति ने कहा, हांग वांगचुन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लान वांगजी ने क्रॉल करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस शख्स ने कहा, तुम मुझे छोड़ भी नहीं सकते और तुम मेरे करीब पहुंच भी नहीं सकते, अब तुम मेरे काबू में हो,
मेरे काबू में। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में क्या है? वांगजी ने अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर पहुंचाते हुए कहा, जहाँ से अब खून निकल रहा था, पर वो खून लाल नहीं था, वो खून काला था। काला। वांगजी की पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके लब कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था ये क्या है। वो जानता था कि उसके शरीर में अब क्या होने वाला है। वांगजी ने अपनी आंखों को उस शख्स की तरफ करते हुए कहा, ये? उस शख्स ने हंसते हुए कहा, हांग वांगजुन, कैसा लगा मेरा तोहफा? वांगजी ने कहा, तुमने ये सब कैसे किया? वीन, वीन कहाँ है? उस शख्स ने कहा, अल्फा, इतना सारा बेकाबू होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ओमेगा तुम्हारा नहीं, मेरा ओमेगा, वो मेरे पास है, मेरे पास, और अब मेरे पास ही रहेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? वांगजी ने कहा, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने कोशिश की ना मेरे विंग के पास पहुंचने की, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें। उस शख्स ने चीखते हुए कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे काबू में हो, मेरे काबू में हो। मैंने तुम्हारे अल्फा से उसका वो मेटिंग ब्लड लिया, उसका वो मेटिंग ब्लड जिसमें तुम्हारा खून शामिल था और तुम्हारे अल्फा का वो खून शामिल था। तुम दोनों ही प्योर ब्लड हो, प्योर ब्लड, और तुम्हारा ब्लड मुझे शक्ति देगा, मुझे ताकत देगा, ताकि मैं अपना वो जिस्म पा सकूं, जिस जिस्म पर मैं हुकूमत करना चाहता हूँ। ये शरीर अब सिर्फ कंकाल है, ढांचा है, इसके पास वो सूरत नहीं है जिस सूरत से मेरा ओमेगा प्यार करेगा, और उस सूरत को पाने के लिए मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है। हांग वांगजुन, एक बार उस चांद को आसमान में चमकने दो। जैसे ही फुल मून की नाइट आएगी और उसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगी, तुम्हारा खून और ज़्यादा प्योर हो जाएगा, और तुम्हारा वो प्योर खून मैं अपने हाथों से बाहर निकाल कर उसे पीऊँगा, और जैसे ही मैं उसे पीऊँगा, मेरा शरीर बन जाएगा, मेरी शक्ल तैयार हो जाएगी, और वो शरीर जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, कब से। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा रूह, तुम्हारा जिस्म, सब कुछ मेरे काबू में होगा, सब कुछ, और तुम्हारा ओमेगा सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा, क्योंकि तुम्हारा खून मेरी रगों में दौड़ रहा होगा, और तुम्हारा खून मतलब तुम्हारे ओमेगा से जुड़ा हुआ वो बॉन्ड मैं शेयर करूंगा, मैं उसके साथ, और तुम्हें मैं अपनी कठपुतली बनाऊंगा। तुम हर रोज देखोगे मुझे अपने ओमेगा के साथ। वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। विंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है, और वो तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। उस शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, और ये तुम कैसे कह सकते हो हांग वांगजुन? मैं बिल्कुल तुम्हारी सूरत दूंगा, तुम्हारी शक्ल, मेरा जिस्म बिल्कुल तुम्हारे जिस्म की हूबहू कॉपी होगा। उसके बाद विंग भी फर्क नहीं बता पाएगा, क्योंकि तुम्हारा खून मेरे खून में होगा, और मेरा खून जब उसके करीब होगा तो वो खुद ब खुद इसकी खुशबू में महसूस कर सकेगा। बस एक दिन और हांग वांगजुन, और ये यिन आयरन पूरी तरीके से तुम पर कंट्रोल कर लेगा। ये जादू तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, और तुम पूरी तरीके से मेरे हो जाओगे। लालवांगजी का पूरा शरीर अब कांप गया था, वो कीलें अब उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना असर कर रही थी। वो तीर उसके जिस्म के बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे, और जितना ज़्यादा अंदर तक वो पहुंच रहे थे, उसके खून के साथ मिल रहे थे। वांगजी का खुद पर से कंट्रोल पूरी तरीके से लूज हो चुका था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो जादू ने उसे पूरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था, और इसे देखकर हर किसी का रूह वहाँ कांप गई थी। जियांग चैंग ने चीखते हुए कहा, हांग वांगजुन। लैन शिचेन ने कहा, वांगजी। लैन कुरैन भी दौड़कर अपने नेफ्यू के पास जाना चाहते थे, पर पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि आसमान में उनकी ऊंचाई बहुत थी, बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे देखते ही देखते वांगजी का पूरा शरीर काले धुएं में तब्दील होने लगा। उसका ड्रैगन बेचैन हो गया। वो जितना ज़्यादा ग्रॉल कर रहा था, उसका ड्रैगन उतना ज़्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी चीख उस पूरे मैदान में गूंज रही थी। वो रो रहा था, वो चीख रहा था, वो तड़प रहा था। अपने अल्फा को इस तरीके से देखकर वहाँ पर हर एक की आंखों में आंसू आ गए थे। हर एक इंसान अपने अल्फा के दर्द को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि जंग का मैदान उस अल्फा के उस ग्रॉल से, उस आवाज़ से कांप रहा था। और चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। अचानक एक लाल रोशनी उस आसमान में चमकी, और जैसे ही वो रोशनी चमकी, सभी ने अपनी आंखों को ढक दिया, क्योंकि वो रोशनी बहुत ज़्यादा तेज थी। और एक चीख के साथ एक और शख्स वहाँ पर प्रकट हो गया था। एक नहीं, लगभग 6 से 7। और जैसे ही सभी ने अपनी आंखों पर से उठाकर उन शख्स की तरफ देखा, सबका चेहरा फक्त सफ़ेद पड़ गया। लैन शिचैन को यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। लान कुरैन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की, पर एक दीवार उन सबके सामने थी। ली मिंगजे ने कहा, यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। जियांग चैंग की आंखों में दर्द था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी माता, पिता, उसकी बहन खड़े हुए थे। पर ये वो नहीं थे जिसे वो जानता है, बल्कि ये तो कठपुतलियाँ थीं। इनके शरीर पर ये आयरन का प्रभाव साफ दिखा जा सकता था। सभी की आंखें सफ़ेद थीं, सभी का जिस्म काला पड़ा हुआ था, पर ये खूंखार थे, बहुत ज़्यादा खूंखार। सामने इस वक्त जियांग फेंग मियान, मैडम यू, जियांग यान ली,
साथ साथ वैन रूहान, जिन गुआंगशाओ, वैन चाओ, वैन शू, सभी की सेना खड़ी हुई थी और ये सब लोग मरे हुए थे। सब जानते थे कि ये लोग बहुत पहले ही इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़ चुके हैं, पर आज इनका शरीर इस तरीके से यहाँ देखकर सभी का जिस्म कांप गया था। लैन कुरैन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जियांग फेंगमियान को आज यहाँ इस तरीके से देखेंगे। एक दोस्त जिससे उन्होंने बहुत कुछ साझा किया था, वो आज इस तरीके से यहाँ खड़ा होगा। लैन शिचैन की आंखें भी पूरी तरीके से बड़ी हो गई थी। क्या है ये? आखिर ये सब लोग वापस आखिर क्यों आए हैं, और वो भी इस तरीके से? और इन्हें जिंदा किया किसने है? जिंदा नहीं, इन्हें कठपुतली बनाया किसने है? कौन इतना ज्यादा बेरहम हो गया कि नर्क से इनकी आत्माओं को खींचकर बाहर ले आया है, कब्रिस्तान से निकाल कर इसके जिस्म को इस तरीके से कठपुतली में तब्दील कर दिया है? हर इंसान बहुत चक्का था, क्योंकि ये सच में विकराल था, भयंकर था, और उससे भी ज्यादा घिन करने वाला था, क्योंकि सच में जिस इंसान ने भी ये सब कुछ किया है उसकी सोच बहुत बहुत ज्यादा खराब है। अचानक एक आवाज वहां गूंज जाती है, और वो आवाज थी शुयांग की। शुयांग वहीं आसमान में से उतरता हुआ सभी के सामने आ गया। उसने कहा, कैसे हैं आप सब, और कैसा लगा आपको ये मेरा खूबसूरत सा तोहफा? इन सबको मैंने एक एक कर खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बताइए कैसा लगा आपको? ये कहते हुए शुयांग सभी की चेहरे की तरफ देख रहा था, जिनके चेहरे से डर, अजीब से एहसास साफ नजर आ रहे थे, और ये चीज देखकर शुयांग को बहुत मजा आ रहा था। जियांग चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, शुयांग? शुयांग ने कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, शुयांग। बताओ कैसा लग रहा है जियांग चैंग? अपने पिता को, अपनी माता को, और यहाँ तक कि अपनी बहन को, इस खूबसूरत से ओमेगा को अपने सामने इस तरीके से देखकर। मुझे तुम्हारी बहन बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। जियांग चैंग ने कहा, अपनी हद में रहो। शुयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की, और आखिरकार तुमने सब कुछ किया क्यों? शुयांग ने कहा, किया क्यों? अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो मैं इतनी खूबसूरत से एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर कैसे देख पाता? निमिंगजू ने ग्रॉल करते हुए कहा, तुम नीच इंसान? शुयांग ने कहा, हाँ मैं नीच ही तो हूँ, बहुत ज्यादा नीच। लैन कुरैन ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? शुयांग ने कहा, मैं? हाँ मैं चाहता हूँ हुकूमत, हुकूमत तुम सबके ऊपर। तुम सबको बहुत गुरूर है ना अपने ऊपर, बहुत ज्यादा, और तुम्हारे इन सभी गुरूर को मैं तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना। देखो इन सबको देखो, इन सबको देखो, ये सब कुछ आज मेरे इशारों पर नाच रहे हैं, मेरी उंगलियों पर, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी यही इन सब के साथ खड़े हो, पूरी सेना की तरह, और मैं तुम सब पर हुकूमत करूँ। और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। ये सब लोग तुम्हारे साथ यहाँ लड़ने आए हैं, आज इनसे लड़ो, और जब ये तुम्हें खत्म कर देंगे तो मैं तुम्हारे इस शरीर के ऊपर काबू कर लूँगा। सॉन्गलैन ने आगे आते हुए कहा, और ऐसा कभी नहीं होगा। शुयांग ने कहा, हाँ सॉन्गलैन, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और तुम्हें खास खास स्थान दूंगा, बिल्कुल मेरे करीब, मेरे बगल में। बस इंतज़ार करो, और इन सबको कोई लीड भी तो करेगा, और उस इंसान को देखना नहीं चाहोगे? देखो। शुयांग ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। अब सभी ने अपनी निगाहों को उस तरफ कर लिया जहाँ से एक शख्स उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद था, आंखें काली थीं, और पूरा जिस्म हीन आयरन की कैद में था। वो चलती फिरती कंकाल लग रहा था, एक ऐसा कंकाल जो धीरे धीरे उनके करीब बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, लैन शिचैन की पकड़ उनकी तलवार पर से ढीली हो गई, और उनकी तलवार ज़मीन पर गिर गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि जिन गुआंगयाओ था। लैन शिचैन ने कहा, याओ। लैन शिचैन भाग कर आगे जाना चाहते थे, पर निमिंगजू ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। निमिंगजू ने कहा, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अब जिन गुआंगयाओ नहीं है, वो इंसान मर चुका है। लैन शिचैन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता दगा, हम लोग स्वान ब्रदर्स हैं, मैं, आप और वो। अगर उसे कुछ होता तो हमें पता चलता ना, पर हमें तो कुछ भी पता नहीं चला। निमिंगजू ने कहा, हमें नहीं पता कि आजकल ये क्या हो रहा है। तुम जानते हो ना, हम इस बैटलफील्ड में खड़े हुए हैं, और यहाँ अब तक जितना भी कुछ हुआ है, क्या तुम उसे समझ पा रहे हो? जो तुम ये समझ पाओगे कि उसके साथ अगर कुछ हुआ तो हमें पता नहीं चला। काबू में आओ, काबू में आओ। देखो हमारा अल्फा वहाँ आसमान में है, वो तड़प रहा है दर्द से, और तुम्हें उस जिन गुआंगयाओ के पास जाने की पड़ी हुई है। लैन शिचैन, आखिर कब तक तुम उसकी गलतियों पर नजरअंदाज करते रहोगे? जरूर उसने ही कुछ किया होगा। लैन शिचैन ने हैरानी से निमिंगजू की तरफ देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? निमिंगजू ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि वो किस तरीके का है। हाँ तुम जानते हो, पर तुम नज़रअंदाज करते रहते हो हर बार। लैन शिचैन ने कहा, दगा आप उसे गलत क्यों समझते हो? निमिंगजू ने कहा, क्योंकि वो गलत है, और तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ किया कराया उसी का है, उसका इसमें ज़रूर कोई ना कोई हाथ है, वरना आज वो इस तरीके से यहाँ ऐसे नहीं खड़ा होता। शुयांग ने कहा, बिल्कुल सही नायर क्लान के लीडर, आप सच में कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, यही है जिसने ये सब कुछ करने की शुरुआत की, और आज खुद ही अपनी उस शुरुआत के आगे हार गए। खैर, शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इन्हें काबू करने वाला पैदा हो चुका था। जिसे ये काबू करना चाहते थे, आज वही इन्हें काबू कर रहा है।
रैन कुरन ने कहा, आखिरकार वो है कौन? शुयंग ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मास्टर, बस एक दिन और रुक जाइए। मास्टर खुद अपने बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि मुझ जैसे नीच इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने मास्टर के बारे में आपको कुछ भी बता सकूं। अब इस पार्टी को एंजॉय कीजिए, ये सब लोग आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे और इनकी सर्विस में आप लोग बहुत खुश रहेंगे। खासकर एक दिन तक तो आप जिंदा रह ही सकते हैं, अगर आप जिंदा बच पाए इनसे तो। कहते के साथ ही शुयंग वहीं हवा में कहीं गायब हो गया और पीछे छोड़ गया अपनी ये सेना जो उन सभी से लड़ने के लिए तैयार थी, खूंखार थी। और ये सब लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये इनसे लड़े कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब हैं तो इनके अपने ही। ब्लैक माउंटेन, विंग की सेल। विंग अभी भी अपनी उस सेल में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख का जवाब ना ही तो कोई दे रहा था और ना ही वहाँ कोई देने वाला था। विंग अब चीख कर ज़मीन पर बैठ चुका था। वो अपने बालों को खींचते हुए ज़ोर से कहने लगा, मैं यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकता। मेरे हांगमंग को मेरी ज़रूरत है, मेरे हेल्पा को मेरी ज़रूरत है, मुझे बाहर जाने दो यहाँ से। आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? ये कहते हुए विंग की आंखें लाल थी, पूरी तरीके से लाल। उसके चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक साफ नजर आ रहा था। विंग के अंदर जो रिसेंटफुल एनर्जी थी वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही थी, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत बढ़ रहा था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था, पर वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। विंग ने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। अचानक से विंग को एहसास हुआ जैसे कि उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। विंग ने और ज़्यादा कंसंट्रेशन कर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की, तो उस आवाज़ में उसे वो जान पहचान महसूस हुई, अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि वो बाउंसर सरेन की आवाज़ थी। बाउंसर सरेन ने कहा, विंग ने कहा, मास्टर क्या आप है? कहाँ हैं आप? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे बाहर जाना है। बाउंसर सरेन ने कहा, शांत हो जाओ माय चाइल्ड। विंग ने कहा, नहीं, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? कैसे? मेरे अल्फा को मेरी ज़रूरत है, वहाँ सबको मेरी ज़रूरत है, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बाउंसर सरेन ने कहा, तुम ऐसे यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। विंग ने कहा, पर आप हैं कहाँ? मुझे क्यों कुछ दिखाई नहीं दे रहा? बाउंसर सरेन ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं माय चाइल्ड, मैं हूँ नहीं यहाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे थॉट्स के थ्रू तक पहुँच सकती हूँ। तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। विंग ने कहा, हाँ मैं सुनूंगा। ये कहते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बाउंसर सरेन ने कहा, तुम्हें अपने अंदर से अपनी उस रिसेंटफुल एनर्जी को, अपनी डार्क एनर्जी को, अपनी येन एनर्जी को आज़ाद करना होगा। विंग ने कहा, पर क्यों? मैं उसे आज़ाद कर दूंगा तो? बाउंसर सरेन ने कहा, एक यही रास्ता है जिससे तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। विंग ने कहा, पर मेरा बेबी। बाउंसर सरेन ने कहा, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। विंग ने कहा, कैसे? बाउंसर सरेन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक यहाँ कैसे पहुँच पाए हो? यहाँ अब तक तुम किस तरीके से सिक्योर हो? तुम्हें नहीं लगता? विंग ने कहा, मतलब वो कम्युनिकेट कर सकता है, अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो विंग के चेहरे के ऊपर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। बाउंसर सरेन ने कहा, हाँ खुद महसूस करो। विंग ने तुरंत अपना हाथ अपनी बेली पर रखा और वो अपने बेबी की उस एनर्जी को फील करने लगा। जैसे ही विंग का हाथ उसकी बेली पर था, उसे महसूस हुआ कि उसका बेबी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाउंसर सरेन ने कहा, तुम्हारा बेबी अब पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है, वो तुम्हारी एनर्जी को बैलेंस करने में पूरी मदद करेगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर एक नहीं बल्कि 2 जान हैं? विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? बाउंसर सरेन ने कहा, तुम्हारे अंदर ट्विंस हैं। अगर कोई और वक्त होता तो ये खुशखबरी सुनने के बाद विंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो इस वक्त झूम रहा होता, अपने नाज़ान को बताने के लिए बेकरार होता, पर इस वक्त ये खुशी भी उसे बेरंग लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने अल्फा के दर्द को महसूस कर पा रहा था और ये दर्द बहुत बहुत असहनीय था। विंग ने कहा, इन 2 जानों को मैं कैसे संभालूंगा? मैं कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करूंगा अगर मैं बैटलफील्ड में गया तो? बाउंसर सरेन ने कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, तुम हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है और तुम ही हो जो ये सब कुछ कर सकते हो। विंग ने कहा, पर कैसे? बाउंसर सरेन ने कहा, तुम एक ट्रू ब्लड ओमेगा हो, ट्रू ब्लड ओमेगा, और तुम अगर एक बार अपनी ट्रू फॉर्म में आ गए तो कोई तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। विंग ने कहा, पर मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा? मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। बाउंसर सरेन ने कहा, तुम कर सकते हो और तुम करोगे। विंग ने कहा, कैसे? बाउंसर सरेन ने कहा, मेरे थ्रू। विंग ने कहा, मतलब? बाउंसर सरेन ने कहा, मैं अगर तुम्हें अपनी कोर दे दूँगी तो तुम ये कर पाओगे। विंग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बाउंसर सरेन ने कहा, मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तुम्हें अपनी खुद की बॉडी को तैयार करना होगा, तुम्हें लगातार मेडिटेशन करना होगा, अपनी पूरी एनर्जी को कंट्रोल करो एक सेंटर पॉइंट पर, उस सेंटर पॉइंट पर जहाँ तुम्हारी गोल्डन कोर है। अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करो उस पॉइंट पर, ताकि मैं तुम तक पहुँच पाऊँ। तुम अभी बहुत विचलित हो, बहुत परेशान हो, इसीलिए तुम अभी खुद को काबू नहीं कर पाओगे और ना ही अपनी एनर्जी को। पहले खुद को काबू करो, मेडिटेशन करो, अपनी सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा करो ताकि मैं तुम तक पहुँच पाऊँ।
सेक्लूजन में जाने से पहले मैंने तुम्हारे लॉकेज के अंदर अपनी कुछ ताकतों को शामिल कर दिया था। वो एक मैजिक पोर्टल की तरह काम करेगा। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो उस मैजिक पोर्टल के थ्रू मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। मैंने सेक्लूजन में जाने से पहले सब कुछ कर लिया था। विंग ने कहा, मास्टर आपको पता था? बादशाह ने कहा, अभी वक्त नहीं है कुछ भी कहने का और सुनने का। तुम्हें जल्द से जल्दी सब काम करना होगा। फुल मून की नाइट से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। मैं भी खुद को तैयार कर लेती हूँ और हमें इस जंग को ख़त्म करना ही होगा। समझ आया तुम्हें? हीलिंग पैट्रियार्क को वापस लौटना होगा बताने के लिए कि इस डेमोनिक वर्ल्ड का असली ग्रैंड मास्टर आखिरकार है कौन।